नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में वोटों के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी को रिझाने की कवायद जारी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों दल आदिवासी वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। दोनों ही दल अच्छी तरह जानते हैं कि प्रदेश की सत्ता का रास्ता आदिवासियों के पास से ही होकर गुजरता है। यही कारण है कि दोनों ही दल आदिवासियों को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। प्रदेश की शिवराज सरकार ने तो मानो आदिवासियों के लिए पिटारा खोल दिया है। पहले पार्टी के टॉप 2 लीडर भी आदिवासियों से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। पहले अमित शाह 18 सितंबर को जबलपुर में आदिवासियों से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके बाद 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में पीएम मोदी ने शिरकत की। और अब फिर अमित शाह भोपाल के जम्मूरी मैदान में आदिवासियों को साधने प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस आयोजन के जरिए पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों को साधने का काम बीजेपी करने जा रही है। अब कांग्रेस को इसकी काट समझ नहीं आ रही। अटेंशन में आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मिशन 2023 के लिए सियासी बिसात पर राजनीतिक दलों ने अभी से अपने पासे फेंकना शुरू कर दिया है। नफा नुकसान के गणित भी अभी से लगने लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस अलग रणनीति पर काम कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा भी पूरी तरह कमर कस चुकी है। भाजपा सरकार तो पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रही है, हर वर्ग को खुश करने में जुटी हुई है। प्रदेश में आदिवासी वर्ग बड़ा वोट बैंक है और भाजपा की नजरें इसी पर है। इसी को ध्यान में रखकर पार्टी के टॉप 2 लीडर्स में से एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल आ रहे हैं। बीते 7 महीने में प्रदेश का ये उनका दूसरा दौरा है। पार्टी 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणामों से सबक लेकर अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी है। दरअसल प्रदेश सरकार 22 अप्रैल को तेंदुपत्ता संग्राहकों का सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसके मुख्य अतिथि अमित शाह होंगे। इससे पहले वो 18 सितंबर 2021 को आदिवासियों से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर आए थे। उनके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी आदिवासियों के कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल आ चुके हैं। गुजरात में इस साल के अंत में और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा इन प्रदेशों में चुनावी मोड में है। पार्टी का पूरा फोकस उन जिलों और विधानसभा सीटों पर है जहां पिछले चुनाव में पार्टी को हार मिली थी। इस लिहाज से शाह का ये दौरा अहम माना जा रहा है। भारत के हमारे लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कल मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उनका दौरा जो सरकारी तौर पर होम डिपार्टमेंट के जो कार्यक्रम हैं, पुलिस अकेडमी के साथ, और साथ में ही मध्य प्रदेश सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरण का जो अभियान है, उस अभियान में भी माननीय गृह मंत्री जी पूरे मध्य प्रदेश के बोनस वितरण के कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। और एक नई पहल मध्य प्रदेश की सरकार ने जो एक बड़ा निर्णय लेकर के की है, उसमें 1 ग्राम को राजस्व ग्राम में कन्वर्ट करने का अभियान है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने किया है। उसकी शुरुआत भी माननीय गृह मंत्री जी मध्य प्रदेश के अंदर करेंगे। हम सबका ये सौभाग्य है कि हमारे लोकप्रिय नेता और देश के एक सशक्त और ताकतवर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कल इस दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी अपने सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया था। तो माननीय अमित जी ने उस अनुरोध को स्वीकार करते हुए वो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यालय में आएंगे और कार्यालय में भी विशेष तौर पर एक अनौपचारिक अपने पदाधिकारियों से लेकर के हमारा जो नेतृत्व है उन सबके साथ अनौपचारिक भेंट के तौर पर वो कार्यालय के अंदर यहाँ पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में सत्ता का रास्ता आदिवासियों से होकर गुजरता है, इसलिए इस वर्ग को सत्ता की कुंजी कहा जाता है। प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा है, जो 230 में से 84 विधानसभा सीटों पर अपना असर डालती है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, तो वहीं बसपा को 2 सीटें मिल पाई थी।
इसके अलावा सपा को 1 सीट मिली थी और 4 निर्दलियों ने जीत हासिल की थी। प्रदेश में कुल 82 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। 2018 के चुनाव में इनमें से भाजपा ने 34 सीटें जीती थी। 2013 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले उसे 25 सीटों का नुकसान हुआ था। अनुसूचित जाति की 47 सीटों में से वर्तमान में 30 पर कांग्रेस का कब्जा है, तो 17 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अब भाजपा इस गणित को बदलकर अपने पक्ष में करने में जुटी हुई है। जनजातीय लोगों को सशक्त बनाने मध्य प्रदेश सरकार अब तक कई तरह के फैसले ले चुकी है। अब आदिवासियों को लुभाने अमित शाह का भोपाल दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है, लेकिन आदिवासी हितैषी होने का दावा कर रही बीजेपी पर कांग्रेस तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी एक सेल्फिश राजनीतिक संगठन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपने आयोजनों में, मंथनों में, अपनी बैठकों में पूरी तरह व्यस्त है और पूरी तरह मस्त भी है, लेकिन कांग्रेस की एक सजग विपक्षी दल होने के नाते ये जवाबदेही है कि जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग, समाज का हर वर्ग आज जिस प्रकार से परेशान है, जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली का महासंकट जो मध्य प्रदेश के सर पर मंडरा रहा है, ये सारी बातों को हम जनता तक कैसे लेकर जाएं, उस पर हमारा फोकस है। वह हमारी मुख्य रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन में जो जनता भुगत रही है, जो जनता आज सफर कर रही है, उस प्रकार से हम लोग, किस प्रकार से हम उसको जनता के बीच में हम लोग लेकर जाएं, ताकि इस कुशासन से जनता को निजात मिल सके और जनता को राहत मिल सके। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होंगे। जाहिर है उस हिसाब से बीजेपी ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग बहुत बड़ा है और मध्य प्रदेश में पार्टी की ताकत बढ़ाने और उसकी पहुंच बढ़ाने में वो अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना चाहेगी। बीजेपी और उसके नेता इस काम में बेहद माहिर भी है। आदिवासियों का कल्याण पहला मुद्दा है और दूसरा मुद्दा पार्टी की जनता के बीच में गहरी पैठ बैठाना है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस बार भाजपा 2023 का इतिहास दोहरा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और गणेश पांडे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि आप राजनीति में दोनों ही दलों को वाकिफ हैं, लेकिन भाजपा की तो रग रग से वाकिफ है। तो अमित शाह के इस दौरे को हम क्या 2023 का शंखनाद का आगाज माने? बाकायदा पूरी तैयारी हो रही है। तैयारी तो कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है कि पीके को लाने की तैयारी है, लेकिन शाह के दौरे को आप कैसे देखते हैं? और वो 6 घंटे रुकने वाले थे, लेकिन अचानक उनके कार्यक्रम में बदलाव हुआ। अब 8 घंटे रुकेंगे और 2 घंटे भाजपा के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को देंगे। देखिए, अमित शाह जी जब भी जिस भी राज्य में जाते हैं तो उनकी जो सांगठनिक क्षमता है उसका वो उपयोग करते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, बड़े पदाधिकारियों के साथ जो प्रदेश में रहते हैं या संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाने वाले लोग हैं, उनके साथ वो चर्चा करते हैं और रणनीति जो प्रदेश से प्राप्त होती है वो और अपनी जो उनकी समझ है उसको मिला करके एक नई रणनीति का खाका तैयार करके जाते हैं। आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, अभी फिर से उनकी डिमांड हो रही है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि उन्होंने जो है वातावरण को बदलने का प्रयास किया, जो कि किसान आंदोलन से उठ गया था। आप गुजरात के अंदर उस चुनाव को देख लीजिए जहाँ संभावनाएं हार्दिक पटेल उन सबके कारण थी, उन्होंने उसको बदल दिया। तो ये परिस्थितियां जो एक रणनीतिकार के रूप में बदलने की ताकत अमित शाह रखते हैं, इसको कोई भी मना नहीं कर सकता। लगभग समीक्षक भी स्वीकार करते हैं, विरोधी दल भी स्वीकार करते हैं। अब वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं, 2 घंटे का समय, जैसा आपने कहा, मेरी भी जानकारी में था कि उन्होंने 2 घंटे कार्यालय को देने के लिए, अपने नेताओं से मिलने के लिए तय किया है। तो मुझे उसमें 2-3 बातें दिखाई दे रही हैं। पहली बात तो यही है जो आप कह रहे हो कि जो दलित और आदिवासी विधानसभा की सीटें हैं जो पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में कम मिली थी, उनको किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से उनको जीता जा सकता है। तो क्या वहाँ प्रत्याशी के कारण पार्टी हारी थी, चमकदार नारे के कारण, कर्ज माफी वाले के कारण पार्टी हारी थी, या कौन से ऐसे कारण थे जिनके बारे में अभी तक प्रदेश के नेतृत्व ने उसे चिन्हित किया है कारणों को, वो अमित शाह के सामने रखा जाएगा। और अमित शाह जो है उनके बारे में अंतिम निर्णय के रूप में बताएंगे कि जो है प्रत्याशी बदला जाना है
या मानसिकता बदली जाना है, या वोटर की मानसिकता के अनुरूप अपने को काम करना है, ये सारी चीजों का निर्धारण हो सकता है। एक बात तो दूसरी बात ये है कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान है, उनकी लोकप्रियता का विषय है। आपको याद होगा कि पिछली बार जब चुनाव हो रहे थे 2018 के, तो एक राजनीतिक चूक जिसे हम कह सकते हैं वो हुई थी कि अब संगठन के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। अमित शाह जी ने उसी जम्बूरी मैदान की अपने भाषण में कहा था, और बाद में जब यात्रा सीहोर से प्रारंभ करी शिवराज सिंह चौहान की, तो उन्हें कहना पड़ा था कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो है हम चुनाव लड़ेंगे। तो क्या इस प्रकार की कोई रणनीति के संबंध में बात हो सकती है क्या? ये सारी बातों का हम सब लोग जो है ध्यान लगा करके बैठे हैं कि हमें क्या फल जो है शाम के टाइम हमको क्या मिलेगा और उसमें से हम क्या समझेंगे। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रादेशिक नेतृत्व है, ये सब लोग सक्रियता से काम कर रहे हैं। क्योंकि आपने ब्रजेश जी और हमने बहुत बार इस विषय पर बात की है कि जो ये बूथ का जो इन्होंने क्या डिजिटलाइजेशन किया है, उसका इनको एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये लाभ जो है वो अन्य राजनीतिक पार्टियों के पास इस तरह डिजिटल व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ईके पीके आते हैं, उससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यदि मान लो पीके जी इतने ही बड़े रणनीतिकार हैं तो वो अपना एक राजनीतिक पार्टी बना लेते, और इनकी तरह अपने इनने बनाई है अपने केजरीवाल ने, तो ठीक ऐसे ये भी एक राजनीतिक पार्टी बना करके देश की सत्ता चला। तो ये सब लोग जो है ये इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग हैं, ये नेताओं के ऊपर इनके दौरे चल रहे हैं, और देश में ऐसे नेताओं की बड़ी भरमार होगी जिनके पास जनमानस नहीं है, भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, और बैनर पोस्टर लगाने वाली टीम नहीं बची है, मंच बनाने के लिए टीम नहीं है, उसके अंदर किस प्रकार से क्या व्यवस्था की जाए ऐसी टीम नहीं है। तो ये पीके जो इवेंट कंपनी है वो इस प्रकार के काम कर लेती है। अदरवाइज मुझे तो अचरज होता है कि हमारा देश का मीडिया जो है वो पीके को इतना बड़ा रणनीतिकार पेश कर रहा है, जैसे कि वो सत्ता बनाता और बदलता है। आप इतिहास देख लीजिए, नरेंद्र मोदी के साथ जब पीके जुड़ा, तब जो है नरेंद्र मोदी के बारे में हिंदू समाज की जो मानसिकता थी उसके कारण जो है वो सत्ता जीते थे। ममता बनर्जी के साथ वो व्यक्ति जुड़ा तो ममता बनर्जी देश के मुसलमानों, तो पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के वोटों के कारण जीती थी, ना कि पीके की रणनीति के कारण। और जुड़ते गए लेकिन टिके ज्यादा नहीं। चाहे बिहार में नीतीश कुमार के साथ जुड़े, टिके नहीं। बिहार में ममता बनर्जी के पास गए, टिके नहीं। कहने जा रहा था, बिहार में नीतीश कुमार के साथ जुड़े, वो चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश में वो राहुल गांधी जी के साथ जुड़े, खटिया रखवाई, खटिया में वो चुनाव हार गए। अभी जो है उन्होंने जहां भी, अभी पंजाब में किसके लिए चुनाव लड़ा था, वो हार गए जिनके लिए उन्होंने काम किया था। अन्य राज्यों में जहां भी इन्होंने काम किया है, इनके चुनाव सब हारे हैं, कोई चुनाव नहीं जीता इन्होंने। ये इनका मीडिया मैनेजमेंट का एक फंडा है, जिस फंडे के कारण ये आया है। और कमलनाथ अपने युवा नेताओं को पीछे धकेलने के लिए पीके का सहारा ले रहा है। पांडे जी, युवा नेताओं को पीछे धकेलने के लिए सहारा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जोश तो भर सकते हैं पीके। जिस तरह से संजीवनी की जरूरत है, शांत बैठी है कांग्रेस, कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है 2018 के बाद, लेकिन इनके आने से कुछ सक्रियता लगती है आपको, कुछ ताकत होगी, कुछ जोश आएगा, या जो शर्मा जी कह रहे हैं वैसा ही रहेगा? ब्रजेश जी, क्या है कि जो अमित शाह के जो दौरे को लेके अपन चर्चा कर रहे हैं, तो अमित शाह के दौरे के दौरान सरकार की तरफ से जो बड़ी घोषणा करवाने जा रहे हैं कि 925 वनग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित कराने के लिए, लेकिन सरकार ने ये एक्सरसाइज भी आधी अधूरी करी है। 2018 से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, केंद्र सरकार के पास ये प्रस्ताव अटका हुआ है, और अभी तक मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं लगाई कि इसको अनुमति दी जाए। केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया था कि वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन 2018 से प्रदेश के अफसर नौकरशाही सोई हुई है। अब वो एक्सरसाइज, जब से अमित शाह का दौरे का जो डिसीजन हुआ तब एक्सरसाइज कर रही है, और अमित शाह से ये घोषणा करवाने जा रहे हैं कि 925 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम। आपको लगता है कि अमित शाह यदि कोई घोषणा कर देंगे तो उसका क्रियान्वयन नहीं होगा मध्य प्रदेश में? इसकी संभावना तो नहीं है, भले ही जो लूप होल रह गए हों वो पूरे कर लिए जाएंगे। और जिस तरह से आदिवासियों को साधने की बात है, 26,000 करोड़ का बजट रखा है, एक के बाद एक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो नई सौगातें भी मिल रही हैं, तो आपको कहीं इस पर संदेह लग रहा है क्या कि यदि हाँ नहीं हो पाई प्रक्रिया पूरी तो वो नहीं हो पाएगी, चुनाव से पहले हो जाएगी? नहीं ब्रजेश जी, आपकी बात सही है। अमित शाह से बड़ा जो है देश भर में नेता नहीं है। अमित शाह अगर घोषणा करेंगे तो जो उसकी एमपी में क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस तरीके से उनमें कानूनी पेचीदगियां हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि 2023 के चुनाव के पहले सारे 925 वनग्राम जो है
राजस्व ग्राम में तब्दील किए जा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस की जहां बात है या जो है संगठन की बात है, तो यह सच है कि संगठन कमजोर है। अभी पिछले दिनों जो कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक हुई, उसमें एक भी दलित नेता का बड़ा चेहरा नहीं था। उसमें कौन थे? सुरेश पचौरी थे, जिनके जो है भोपाल से ज्यादा जनाधार नहीं है। दूसरे कांतिलाल भूरिया थे, जिनका जो है झाबुआ से बाहर कोई जनाधार नहीं है। लेकिन वो आदिवासियों के नेता तो हैं, नेतृत्व तो करते हैं। देखिए, आदिवासी अपना नेता नहीं मानते ब्रजेश जी। हम आप जो है अखबारों में लिख के कि कांतिलाल भूरिया आदिवासी नेता है, तो आदिवासी आप बताइए कि अगर इतने लोकप्रिय नेता होते, झाबुआ रतलाम सांसद के चुनाव नहीं हार जाते। ठीक है, बात जीते गए। तो जो यंग, जो अभी सुरेश शर्मा जी ने कहा, यंग नेता लीडरशिप इन्होंने पैदा नहीं करी। दमंग नेताओं में अगर किसी को देखा जाए तो उमंग सिंगार आदिवासी पूरे प्रदेश में लोग जानते हैं। लेकिन पांडे जी ये कमी तो हम दोनों दलों में देखते हैं। किस की? आदिवासी नेताओं में। देखिए, बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है ग्राउंड लेवल पे। कांग्रेस का संगठन नेताओं के पीछे, व्यक्ति आधारित कांग्रेस का नेतागिरी चलती है। व्यक्ति आधारित व्यक्ति जो है वोटिंग करता है। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी के संगठन के संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जमीन आसमान का अंतर है। वहां संगठन काम करता है, यहाँ नेता और उनके निजी सेनाएं काम करती हैं। इसलिए अंतर है यहाँ पे, और इसलिए काम करने में कांग्रेस इसीलिए पीछे। वहां कांग्रेस का कोई संगठन तैयार, मजबूत संगठन नहीं है। लेकिन आप देखिए ना कि जब इतना मजबूत संगठन नहीं है, इसके बावजूद तो 2018 में आपको मात दे दी। इससे पहले भी संगठन तो पहले से ही नहीं रहा कांग्रेस के पास, लेकिन वो हराती रही ना भाजपा को। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, आप अगर देखें तो कांग्रेस के जो ताकत है, गुटबाजी में ही ताकत है। गुटबाजी के कारण हार भी जाते हैं। और जहां तक 2018 था, तो 2018 के चुनाव में इतना, अगर इतनी तो लोकप्रिय होती है, संगठन मजबूत होती, तो जो है बहुमत पे आ जाती। लेकिन बहुमत के करीब आके रुक गई। उसका वजह यह थी कि जो शिवराज सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी थी, उसका फायदा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस अभी भी ये बिल्ली के भाग से छीका टूटने का इंतजार करी। कांग्रेस को ये लग रहा है कि जो सरकार से नाराज लोग हमें वोट करेंगे, इसलिए नेता उसी भरोसे पे काम कर रहे हैं। उसमें संगठन एंटी इनकम्बेंसी तो यदि पांडे जी कह रहे हैं 2018 में भी रही है, तो शिवराज जी का चेहरा तो अब भी है। लेकिन एक बात हो सकती है कि 2018 तक संगठन बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी वजह थी कि वो सरकार की छत्र छाया में चल रहा था। लेकिन आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि संगठन मजबूती के साथ उभरा है, तो ये एक ताकत बढ़ सकती है। और एंटी इनकम्बेंसी को कैसे रोक सकते हैं? अब तो महंगाई भी है, जनता से महंगाई से परेशान है, या वो मुद्दे छू नहीं पा रही कांग्रेस। पीके के आने के बाद उन मुद्दों पर छुएगी। और जो एक बात हो रही है कि हिंदुत्व की तरफ नहीं जाएगी, ध्रुवीकरण की कोशिश न करेगी, तो मुद्दों पर रहेगी, तो कम से कम भाजपा के लिए संकट तो है, या चिंता तो करनी चाहिए कम से कम। नहीं, 4 बार की सरकार है। 4 बार की सरकार में छोटी मोटी नाराजगियां जो है उनकी संख्या बढ़ जाती है, ये स्वाभाविक है। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी होती है, हर चुनाव में होती है। और हम तो छोटे छोटे चुनावों में भी एंटी इनकम्बेंसी देखते हैं। लोग नाराज होते हैं, अपने लोग भी नाराज हो जाते हैं। कई बार आप ही मेरी बात से नाराज हो जाते हैं, मैं आपकी बात से नाराज हो जाता हूँ। इसका तात्पर्य ये होता है कि छोटी छोटी घटनाएं जो है वो मानस बदलने की काम करती हैं। इसके बावजूद भी जब तक स्पष्ट विकल्प दिखाई नहीं देता, तब तक जनता के अंदर बड़ी संख्या ऐसी होती है जो अपने आप को चेंज नहीं करती। फिर दूसरी बात ये रहती है कि वोट जो है वो फिक्स है, कि एक राजनीतिक पार्टी के अपने वोट हैं। जैसे मान लो कांग्रेस के हैं, फिक्स हैं। वो बहुत बुरी स्थिति में रहती है, तब भी उतने रहते हैं वोट उनके। तो यदि नेशनल वाइज जो स्टेट वाइज अपन देखते हैं, तो उनके वोट का प्रतिशत फिक्स रहता है। अब आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा को वोट देने वाले अपनी जगह, कांग्रेस को वोट देने वाले अपनी जगह। इन सारी चीजों को देखने के बाद जहां तक मैं समझ पाता हूं, तो एंटी इनकम्बेंसी जी शर्मा जी, अच्छा विकल्प तभी हो सकता है जब हम ये महसूस कर ले कि राजनीतिक पार्टी जो है वो भी अपना कोई ऐसा एजेंडा हमारे सामने सेट करेगी जिसके कारण हम उसे वोट देकर प्रदेश का हित देख सकते हैं। समय किसान कर्ज माफी का बड़ा मामला था, बहुत चमकदार मामला था। और मुझे ये अच्छे से याद है कि जब कर्ज माफी का कहा गया था, तब जो है एक तो सामने नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इसके जवाब में क्या तोड़ तलाशे, क्या उसके जवाब दे जनता को। और उन्होंने लोगों को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा कि अब कांग्रेस को जा रहे हैं। तो उसी का कारण है कि दलित, आदिवासी
एक आज जो है ब्रजेश जी बहुत शर्मा जी आ रही है, पिछले जी कुछ शर्मा दिनों जी से आप आ रही है कि बहुत ज्यादा मुफ्तखोरी के कारण देश की अर्थव्यवस्था, क्योंकि हमने जब श्रीलंका और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को देखते हैं तब हमारी समझ में आता है कि ये मुफ्तखोरी का जो एजेंडा है ये बहुत जल्दी रुकने वाला है। तो ये जो चमत्कार जो है कर्ज माफी, फला माफी, ये मुफ्त दे देंगे, वो मुफ्त दे देंगे, तेरे पेट्रोल डलवा देंगे, ये सब जो नौटंकी है, और बिजली बिजली 100 रुपए की कर देंगे 500 रुपए। अभी मैं एक मित्र से बात कर रहा था, आपको तो मालूम है कि इस समय मैं अंधेरे में हूँ, बिजली नहीं है मेरे यहाँ, जी जी और इसीलिए मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। तो आज तो ये शिवराज जी के इसलिए कार्यक्रम में भी बिजली चली गई थी, उन्होंने कहा कि कोयले का संकट है। जब मैंने बिजली विभाग को फोन करके ये पूछा कि बिजली नहीं है, तो उन्होंने कहा बिजली कहाँ से आएगी, मुफ्त बांट रहे हैं। बोले करोड़पति के घर में भी 100 रुपया का बिल जा रहा है, तो कहाँ जी से पैसा आएगा लोगों के पास? कोयला खरीदने का पैसा नहीं है। मैं अपने गणेश पांडे जी बैठे हैं, सीनियर पत्रकार है, कोयला खरीदने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, ये शब्द जो है बिजली विभाग के लोगों ने बोला। अहिरवार जी से मैंने अभी फोन पर बात करी, मैंने कहा भाई बिजली भिजवाओ, मुझे टीवी पे बैठना है। अभी तक जी वो बिजली नहीं आई है, तो हो सकता है अब बात कर रहा हूँ तो फोन बज रहा हो। तो जहां ये पांडे जी, व्यवस्था मुफ्त की योजना देने के लिए तो आज सरकार है, वादे तो विपक्ष भी करता है, और हमने देखा है कि पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश में बहुत सारे वादे किए, लेकिन उन वादों पर उतरा नहीं। अब आदमी देखता है, या जनता जो है, वोटर जो है, वो ये भी देखता है कि कौन उन वादों को पूरा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो वादे तो हमने कांग्रेस में भी देखे थे, कर्ज माफी से लेके बेरोजगारी भत्ता तक, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। और ये सरकार आज देने की स्थिति में है, तो कम से कम जो आदिवासियों को साधने की बात चल रही, कांग्रेस तो सिर्फ वादा कर सकती है, तो वादे पे कैसे भरोसा करेगा आदमी, जबकि उनको मिल ही रहा है, ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश की जा रही है। विजय जी, अभी शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात करी मुफ्तखोरी वाली। अब जी मुफ्तखोरी का असर क्या होता है? श्रीलंका देश इसका उदाहरण है, वहां भुखमरी फैल गई है। अगर सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या केंद्र सरकारें हो, अगर ये मुफ्तखोरी बांटते रहे तो आने वाला समय भी जो भारत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए मुफ्तखोरी और सब्सिडी देना बंद करके बल्कि जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराइए, कम कीमत पे बिजली की दर, महंगाई कम कराइए, इससे जो है जनता का लेकिन विश्वास भी आपको लगता है कि बढ़ेगा। ऐसा होगा? आज तो राजनीतिक दलों में ऐसा लगता है, होड़ सी मची है कि आप 100 यूनिट देंगे तो हम 50 देंगे, आप मुफ्त पानी देंगे तो हम आपको तो मतलब मुफ्त में ही दे देंगे, हर चीज मुफ्त में देने की। आप 3 महीने का राशन देंगे, हम 6 महीने के देंगे। आप 25,000 देंगे कन्या विवाह योजना में, हम 51,000 देंगे, और 51 वो दे रहे थे तो आपने 55,000 कर दिया। तो ये जो देने की जो होड़ मची हुई है, वो कहीं आपको लगता है कि विराम लगेगा उस पर? मुझे नहीं लगता है, ये वोटों की राजनीति के चलते मुझे नहीं लगता है कि विराम लगेगा। आपको एक पुराने जो है पन्ने में पलटना चाहता हूँ। जब बिजली विभाग हुआ करता था, इसका जो है डिवीजन नहीं हुआ था। कैलाश जोशी उस समय ऊर्जा मंत्री हुए थे, उनके कार्यकाल में इसका डिवीजन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मुफ्तखोरी बिजली बांट बांट के ये स्थिति बंटाढार हो गया था बिजली विभाग का। वो हमने कई विभाग वहां देखे, राज्य परिवहन निगम भी देखा हमने, इसी तरह से बंद हो गया था। हाँ, यही नहीं, लेकिन ऊर्जा विभाग जो बिजली का है, जो अभी शर्मा जी ने जो समस्याएं गिनाई है, वो बड़ा मामला था। और पहली बार जो है कैलाश जोशी ने कर्ज लेने के लिए, क्योंकि जो है आपको बिजली जनता को पहुंचाना है, तो उसके लिए कंपनियां 3 बनाई, तो सबसे पहल करी थी कैलाश जोशी ने। उससे पहले जो है जितनी भी सरकारें रही, वो सब मुफ्तखोरी में बिजली बांट बांट के, जो है खासतौर से अर्जुन सिंह ने ये सिलसिला शुरू किया था, और उसके बाद हालत बहुत खराब हो गई थी। आज भी अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाला समय हम आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मध्यम तो वर्ग के थमेगा लिए। कैसे? उसका भी तो कोई उपाय नहीं है, थमेगा कैसे ये सिलसिला? ब्रजेश जी, जी। इसमें एक और बात साथ जोड़ना चाहता हूं मैं, यदि आपकी अनुमति हो तो। जी जी शर्मा जी। मैं ये जोड़ना चाहता हूं, देखिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक अलग विषय है। जैसे मान लो कोरोना के अंदर अनाज मुफ्त बांटा गया, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल। क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते और तो बेसन को परिस्थिति गोदाम में इतना सड़ जाता है, इससे बेहतर है कि बांट ही दिया जाए नहीं, उसको। बात वो भी नहीं है, बात ये है कि कोरोना में लोगों के जो छोटे रोजगार थे, वो मजदूरी थी, वो समाप्त हो गई थी। ऐसे में यदि मुफ्त नहीं दिया जाता तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ जाता, स्ट्रक्चर बिगड़ जाता। तो इसलिए इसको हम मुफ्तखोरी नहीं मान सकते। मुफ्तखोरी इसको मानेंगे, हम पानी का पैसा नहीं लेंगे आपसे, बिजली का पैसा नहीं लेंगे हम आपसे, हम आपको जो है ये बना के दे देंगे, हम आपको ये जो, जैसे आम आदमी पार्टी वाले आजकल लगे हुए हैं कि सब कुछ मुफ्त दे देंगे।
तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां घातक सिद्ध होंगी। इसलिए मैं दो चीजें हमेशा कहता हूं कि एक, आप जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए जिसमें शिक्षा अच्छी हो, जिसके अंदर स्वास्थ्य अच्छा हो, जिसके अंदर आदमी को पीने का पानी अच्छा मिले। ये आप मुफ्त दीजिए ना आप, क्योंकि ये पहले भी मुफ्त दिया जाता था। आप स्वास्थ्य जो है मुफ्त देते थे, शिक्षा जो है मुफ्त के भाव में दी जाती थी। अब आपने बदल करके कारपोरेट्स के हाथ में सारा थमा दिया। और अब जो है, यदि मान लो आपने जैसे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का समय आया है ये। इसलिए बहुत जरूरी है, जब हमने तो कोरोना देखा है, मुफ्तखोरी की जगह आप काम ज्यादा दो, जरूरत है। लोगों को अच्छा उपचार मिल सके, खाना मिल सके, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था ये सरकार करेगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ज़्यादा मुफ्तखोरी के चक्कर में कहीं माली हालत और ख़राब ना हो जाए, जिस तरह शर्मा जी ने बताया, पांडे जी ने बताया, तो सरकारों को और राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए। बहरहाल समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकारें कोशिश करती हैं, लेकिन जो एक होड़ मची हुई है मुफ्तखोरी की, उस पर भी लगाम लगेगी। लेकिन बात यहाँ अमित शाह के दौरे की, क्योंकि शाह यदि दौरे पर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये 2023 के शंखनाद का आगाज होगा। और यदि वो भाजपा कार्यालय में बैठक कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो ऐसे मंत्र देकर जाएंगे और रणनीति साझा करेंगे जिससे 2023 को फतेह कर सकें और कांग्रेस की जो रणनीति होगी उसको किस तरह से निष्क्रिय कर सकें। तो अमित शाह इसी के लिए जाने जाते हैं। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।